ये जब गुटबाजी की बात आती है ना, तब क्या होता है, एक सामान्य कार्यकर्ता जो है, सामान्य कार्यकर्ता असमंजस में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एबी फॉर्म का बंटवारा हुआ, तो उस एबी फॉर्म के बंटवारे में ऐसा हुआ, एक गट को टिकट मिल रही, एक गट को नहीं मिल रही। इसमें जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो आज अपना दिल से जुड़ा हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, कोई इसके पहले हमारे अपक्ष आमदार रहे, उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को भी दुख हुआ है। गुटबाजी की जो लेवल है वो इतना पार जा चुका है कि एक सामान्य कार्यकर्ता असमंजस में फंसा हुआ है कि हम इस गुट में रहे या उस गुट में रहे। और आपको मैं इसका परिणाम भी बता देता हूँ। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि ये दोनों गुट के चक्कर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। चंद्रपुर की बात कर रहा हूँ, या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना छोड़ दिया है। जहाँ पे बावनकुड़े जी और बड़े बड़े नेता दिखेंगे वहाँ आपको सुधीर बाबू नहीं दिखेंगे। आप ये चीज़ नोटिस करिए। और जहाँ पे सुधीर बाबू होंगे वहाँ बाकी के नेता नहीं दिखेंगे आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्थानीय आमदार है वो 200 यूनिट को भूल चुके हैं, तो उन्हें इस पर विचार विमर्श करना होगा। जब तक वो 200 यूनिट की लड़ाई लड़े तब तक हम उनके साथ में रहे। जब से मुझे पता चला कि वो 200 यूनिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तब से हमें भी सोचना पड़ा कि हमें अब आगे में जनता को जवाब देने के लिए क्या। ये कोई जवाब नहीं हुआ कि अगर आपका कोई पूछ रहा है कि 200 यूनिट का क्या हुआ, तो नहीं हम सोलर लगा देंगे। ये कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ। जब तक जनता की समस्या हल नहीं होगी तब तक हमारा कोई नेता नहीं, तब तक हमारा कोई आमदार नहीं, तब तक हमारा कोई खासदार नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जनता की समस्या हल करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो अपनी खुद की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे। उनको पता है अगर मैं नगर सेवक बन जाऊंगा या मैं बड़ा कोई नेता बन जाऊंगा तो आज मेरे पीछे हज़ारों लोग घूमेंगे। लेकिन जो जनता की मुख्य समस्या है, आप किसी का भी इंटरव्यू लेकर देखिए, आपको हर कोई बताएगा कि मैं नल का ये कर दूंगा। और आपको इसमें भी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपको ये बोलेगा भी कौन? जो रनिंग वार्ड मेंबर है, जो रनिंग नगर सेवक है। आप उनसे सवाल करिए कि आप अगर चुनकर आते हैं तो आप, मैं आने वाले 5 साल में आपको नाली सफाई कर दूंगा, मैं आपको सभागृह बना दूंगा, रास्ते बना दूंगा। तो सबसे पहली बात ये आती है, जब आप 5 साल थे तो आपने ये काम नहीं किए, तभी आप बोल रहे हो कि मैं ये 5 साल आने के बाद में ये वाले काम और करूँगा। नमस्कार, मैं नितेश डोंगरे और आप सभी का लोकराज्य टीवी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज हम चलते चलते पांडे जी के ब्रॉडकास्ट में पहुँचे और उनकी विशेष मुलाकात आज लोकराज्य टीवी के सामने हो रही है। पांडे जी नमस्ते। आज चंद्रपुर शहर में महानगर पालिका में चुनाव चल रहा है। 7-9 साल से चुनाव हुआ नहीं है और बीच में जो चार साल रहे हैं और उसके बाद अभी चुनाव, 5 साल जिसने इंतज़ार किया, 7 साल जिसने मेहनत करी, पूरे प्रभाग में जाके लोगों से मिलके बहुत सारी समस्या जो है नज़दीक से देखी। उसके बाद जो कुछ पॉलिटिकल व्यू हुआ चंद्रपुर में, इसके बारे में कुछ आपसे जानकारी लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि रुपेश पांडे जी का एजुकेशन कहाँ हुआ, कहाँ से आए और जिस तरीके से आपने अपना नाम रोशन किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं 10 साल से समाज कारण में हूँ और मैंने इसके पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो स्थानीय आमदार है माननीय किशोर भाऊ जोरगेवार जी, इनके साथ में मैं जब ये अपक्ष उम्मीदवार थे, सॉरी उसके पहले वो शिवसेना में थे, तो उनके साथ में मैंने शिवसेना में, उसके बाद में वो जब अपक्ष उम्मीदवार थे तभी भी हम उनके साथ थे। और अगर आप देखोगे, अगर मेरी असली जानकारी आपको चाहिए तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले NSUI का विधानसभा प्रेसिडेंट था। जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की विद्यार्थी सेना है उसका मैं NSUI प्रेसिडेंट था। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो मैंने असली प्रसिद्धि पाई है वो मैंने बाद में पाई है। और NSUI में जब मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ उसमें मैंने अनेकों आंदोलन किए हैं, जिसमें मैं मुझे NSUI में लाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे मेरे मित्र रोशनलाल बिट्टू जी और हमारे दुर्गेश चौबे भैया जी और कुशाल पुगलिया जी, इन्होंने मुझे एक संधि दी थी NSUI में। मगर कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि उस समय पर इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के कारण मैंने
अपने किशोर भाऊ जोरगेवार जी से संपर्क किया और उनका भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद आया, क्योंकि लगातार मैं न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव था और फील्ड पर उतरकर मैंने काम किए, जनता की समस्या हल की थी। तो इसके कारण फिर मुझे शिवसेना की उम्मीदवारी मिली थी। और इसके पहले मैं प्रभाग क्रमांक 13 से बाबूपेट के सर्वसाधारण में मैंने उम्मीदवारी दर्ज की थी और मैंने इलेक्शन भी लड़ी थी। काफ़ी ताकत से इलेक्शन लड़ा था, बल्कि उस समय पे 4 लोगों का पैनल था, लेकिन हम 2 ही लोग पैनल में थे। और उस समय पर जिस प्रकार से मेरी कम उम्र होने के बावजूद भी लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और मुझे 545 वोट जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे सबसे कम उम्र का उम्मीदवार मैं ही था, जिसके कारण लोगों में काफ़ी अच्छा मैसेज गया और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया। उसके बाद में मैं लगातार समाज कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी भी मैं समाज कार्य कर ही रहा हूँ। बिल्कुल पांडे जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि जैसे अपनी पढ़ाई शुरू होती है, उसके बाद में सोशल काम करते करते पॉलिटिकल जो आपको उंगली मिली, वो ऐसा कौन सा दौर था आपको लगा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल मतलब अपने राजकारण में जाके और अच्छी समाज सेवा या फिर अच्छा काम कर सकता हूँ? ऐसा कौन सा समय रहा होगा, ऐसा कौन सी चीज़ रही होगी जो दिल पे लगी आपको और जो फिर आप उस पॉलिटिकल में कूदे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, जब आप समाज कारण और राजकारण में होते हो तो वो कोई चीज़ आपको नहीं लाती है, वो आपके अंदर होता है। क्या होता है ना, अगर आपके पास में कोई शोषित दलित पीड़ित व्यक्ति आता है तो आपका मन वहाँ पे भावुक हो जाता है। और अगर आपका मन भावुक होता है तो आप ये समझ जाइए, उनकी समस्या अगर आप सुन सकते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक समाजकारणी या फिर आप एक राजनीतिक व्यक्ति है। लेकिन मैं समाजकारण को ज़्यादा महत्व देता हूँ। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि जब जब हमारे समाज कारण करने में हमको कठिनाई आती है तब हम राजनीति का यूज़ करते हैं, नहीं तो हमें ऐसी कोई बड़ी गरज नहीं पड़ती है कि हमें राजनीति का यूज़ करना पड़े। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक कहीं पे अधिकतर राजनीति का यूज़ किया है। इसके पहले एक बार जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर कुछ लोगों को बेड की समस्या थी, तो उस समय पर मैंने वहाँ पर जाके बहुत बड़ा हंगामा किया था। उस समय पर मुझे थोड़ी सी राजनीति की ज़रूरत पड़ी थी, नहीं तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मुझे कुछ राजनीति की ज़रूरत पड़ी। और रही बात, जैसे आपने बताया कि नाम रोशन किया, एक्चुअली देखा जाए तो वो नाम मैंने नहीं रोशन किया हूँ। उसके लिए मैं, हमारी जो जनता है, जनता का काफ़ी अच्छा आशीर्वाद और था, है और रहेगा। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस बार भी उम्मीदवारी दर्ज की थी प्रभाग क्रमांक 16 से। उसके पीछे का रीज़न ऐसा था कि मैं पिछले बार भी यहीं से उम्मीदवारी दर्ज करने वाला था प्रभाग क्रमांक 16 से, लेकिन वहाँ पर आरक्षण न होने के कारण मैंने 13 से की थी और इस बार की तैयारी मेरी 16 से अतिरिक्त तरीके से पूरी हो चुकी थी। पर किसी कारणवश आपने देखा ही होगा कि अभी बिल्कुल हम उसमें तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है जोरगेवार जी, उनके साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही है और उनके साथ आपने जैसे कि बोला शिवसेना में थे तभी भी आप उनके साथ थे। उसके बाद में अपक्ष उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था और भावनावश मतलब जिस तरीके से उनके साथ जो पॉलिटिकल व्यू हुआ, टिकट मिली थी, मेल भी आया था, बीच में जोरगेवार जी पीछे चले गए, फिर पूरी जनता यहाँ इकट्ठा हुई थी और यहाँ के जो मतदार हैं, नागरिक हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया था अपना जीवन में, उसको देखते हुए और यंग चांदा ब्रिगेड के बीचों बीच फिर जोरगेवार खड़े रहे और यहाँ से चुन के आए और वो चंद्रपुर का माहौल कहीं और था। लेकिन वो दौर आप अगर पीछे हिस्ट्री में अपन चले जाते और अभी का दौर देखते तो कैसा अभी रहा है? अपक्ष के बाद फिर चुनाव में जिस तरीके के टिकट का अभी फॉर्म का ये दौर चल रहा था और जोरगेवार जी की माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दौरान भी बड़ी सोच में थे, राष्ट्रवादी में जाएंगे, फिर कांग्रेस में जाएंगे, ऐसे बहुत लोगों की मतलब चर्चाएं शुरू थी। उस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट मिली और ये गठबाजी भी बहुत सारी देखने को मिली। इसके बीच का हिस्ट्री ओरिजिनल क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है यहाँ? देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो गुटबाजी वर्ड यूज़ किया, बहुत अच्छा यूज़ किया। ये जब गुटबाजी की बात आती है ना, तब क्या होता है, एक सामान्य कार्यकर्ता जो है, सामान्य कार्यकर्ता असमंजस में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एबी फॉर्म का बंटवारा हुआ, तो उस एबी फॉर्म के बंटवारे में ऐसा हुआ, एक गट को टिकट मिल रही, एक गट को नहीं मिल रही। इसमें जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो आज अपना दिल से जुड़ा हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, कोई इसके पहले हमारे अपक्ष आमदार रहे उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को भी
दुख हुआ है। अगर आप मेरी फीलिंग भी पूछेंगे, मैं भी दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं आज इतने साल से जुड़ा रहा और मुझे किसी कारणवश अगर टिकट नहीं मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब जो प्रभाग में सर्वसामान्य की सीट थी, वहाँ पर आप कोई अदर कास्ट के व्यक्ति को अगर सीट देते हो तो फिर एक ओपन कैटेगरी का व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो भी एक सवाल उठता है। और रही बात आपने जैसे गुटबाजी का, मैंने गुटबाजी के बारे में तो आपको बता दिया हूँ कि गुटबाजी की जो लेवल है वो इतना पार जा चुका है कि एक सामान्य कार्यकर्ता असमंजस में फंसा हुआ है कि हम इस गुट में रहे या उस गुट में रहे। और आपको मैं इसका परिणाम भी बता देता हूँ। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि ये दोनों गुट के चक्कर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। चंद्रपुर की बात कर रहा हूँ, या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना छोड़ दिया है। ये लेवल तक का परिणाम आ रहा है। ये आप पे बीती है या फिर ऐसे कई लोग हैं? मैं ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विचार रहा है, और हमारे चंद्रपुर के ही जो सुधीर जी मुनगंटीवार है, ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में बड़े पैमाने पे उन्होंने, जब भाजपा का उतना बोलबाला नहीं था और सरकार भी नहीं थी, उस दौरान हमने नज़दीक से देखे सुधीर भाऊ का काम हमने देखा है। तो उनका जिस तरीके के अभी 21वीं मतलब अभी 2026 में सुधीर भाऊ और इसके पहले, इसको कैसा देखते हैं आप? एक्चुअली सबसे पहली बात, अगर चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को किसी ने खड़ा किया है तो वो है हमारे माननीय हंसराज भैया अहीर जी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को टिका के रखने में अगर किसी का हाथ है तो वो माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी। और रही बात हमारे किशोर भाऊ जोरगेवार जी की, तो वो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मैं भी उन्हीं के साथ में आया हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ के स्थानिक हैं तो हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि हमारे जो दो बड़े सम्मानीय नेता हैं उन्होंने भी पार्टी को जिंदा रखने का बहुत बड़ा काम किया। हाँ, ये बात हुई है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराज़गी बोलिए या और कुछ बोलिए, जिसके कारण लोकसभा में उनकी हार हुई। और अगर आप देखा जाएगा तो लोकसभा में सिर्फ यहीं पे हार नहीं हुई है, काफ़ी जगहों पे, जैसे अयोध्या जैसी जो हमारा गढ़ माना जाता था हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हार हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। कभी कभी जो मत रहते हैं कभी। इसमें पांडे जी और एक चीज़ रही है कि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने स्पष्ट रूप से बोला था, और बार बार वही उनकी इंटरव्यू होती है या फिर जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो उनको ये बोलना पड़ता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो है मैंने बोली, उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। और वो चीज़ ये है कि मेरी इच्छा ही नहीं थी लोकसभा में चुनाव लड़ने की। मैं तो महाराष्ट्र में ही काम करना चाहता था। ये चीज़ की वजह से, या फिर ऐसी कोई ऐसा किशोर भाऊ जोरगेवार जिस तरीके का, मैं तो ये पूरे चुनाव के दरमियान जो हादसा हुआ है, ये पूरे सवाल मैं आपसे जानना ही चाहूँगा। बट सुधीर भाऊ, जब चुनाव के दरमियान सुधीर भाऊ ने कहा था कि मेरी लोकसभा में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसमें क्या तथ्य है? देखिए, इस तथ्य को मुझे नहीं लगता है कि माने सुधीर भाऊ ने ये बात सही कही होगी। अगर उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं। तो क्या वो अपनी बात रख नहीं सकते थे? और भारतीय जनता पार्टी क्या इतना आसानी से किसी को भी टिकट दे देगी जिसकी उम्मीदवारी करने की इच्छा नहीं होगी? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ये चीज़ को मान्य नहीं करता हूँ कि सुधीर भाऊ की इच्छा नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि सुधीर भाऊ की कहीं ना कहीं हार हुई, उस चीज़ का दुख हमें भी है। और मैं आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें सिर्फ, आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र राज्य में, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, इस बात का दुख है कि माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को मंत्री पद नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस चीज़ का भी रोष हो। अब अंदरूनी क्या है, क्योंकि हम उतने बड़े लेवल के तो नेता है नहीं कि हमें उस बारे में नॉलेज हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुधीर भाऊ इंटेलेक्चुअल है, खुद एडवोकेट है, काफ़ी पढ़ाई है, और जिस तरीके से बात रखते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, वो जो सुनते हैं उनको ही समझ में आता है कि सुधीर भाऊ को क्या कहना है। आप किशोर भाऊ जोरगेवार के साथ भी रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बना है ये चुनाव के पहले, जैसे कि सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हुआ, फिर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उनको लाया था यहाँ,
और उसके बाद उसका इनॉग्रेशन हुआ और जोरगेवार जी कलेक्टर को लिखते हैं कि इसको रुकवा दीजिए और उसके ये रुकवाने का जो वजह है वो मीडिया के सामने आके जोरगेवार जी कहते हैं कि यहाँ पानी की समस्या, डॉक्टर की समस्या, दवाइयों की समस्या, अगर कल चल के आप किसी कारणवश उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और वहाँ जो पीड़ित है, कैंसर पीड़ित रुग्ण अगर वहाँ जाते हैं तो उनको तकलीफ़ हो जाएगी, इसका परिणाम कहीं अलग हो जाएगा। इसके कारण मैंने लिखा था। लेकिन सुधीर भाऊ मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के अपोजिट में, इतने बड़े व्यक्ति के अपोजिट में उन्होंने लेटर लिखा और ये बात इतनी बड़ी फैल जाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी को लेटर निकालना पड़ता है। नियुक्ति प्रमुख जो जोरगेवार जी थे उनको हटाया दिया जाता है। वो दौर कौन सा है, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज़ की आपको पूर्ण तरह से जानकारी न हो उस चीज़ की जानकारी न दी जाए। लेकिन मुझे उस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जनता के काम करने में लगा हुआ था और मैं उस समय जा नहीं पाया था। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, सरसंघ चालक जैसा आपने बताया, सम्मानीय श्री मोहन भागवत जी, इनका सम्मान पूरे देश में होता है। अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि किशोर भाऊ को ये चीज़ नहीं पता होगी और उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर सुधीर भाऊ ने जो किया वो सही किया। जैसे कि किशोर जोरगेवार जी थे, यहाँ के विधायक है, उनको चुनाव के दौरान चुनावी प्रमुख करके उनको कहा गया, उनके पत्र भी वैसे निकल गए। लेकिन बीच में सोशल मीडिया पे या मीडिया पे चर्चा रही है कि हटाया गया, किशोर जोरगेवार को चुनावी प्रक्रिया से हटाया गया और फिर संचेती जी और कुछ लोग यहाँ ये मनपा के चुनाव में आए थे। उस दौरान किशोर जी जोरगेवार ने कहा कि मुझे अभी तक पार्टी से ऐसा कोई फ़ोन आया नहीं और ऐसा कोई पत्र आया नहीं कि मुझे हटाया गया। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद जैसे ही सुधीर भाऊ मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को लेटर निकालना पड़ता है कि सुधीर भाऊ के मार्गदर्शन में किशोर जी जोरगेवार चुनावी प्रक्रिया के प्रमुख रहेंगे। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पैमाने पे, केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी को एक पत्र फिर निकालना पड़ता है? इसका कारण कौन है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा अभी मैंने आपको गुटबाजी बताया वो तो है ही है, एक बहुत बड़ा कारण है वो। तो अब कैसा होता है ना, जब चुनाव की सरगर्मियां सामने आती है तो हर कोई नेता और हर आमदार खासदार ये चाहता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिले। तो उन्होंने सुधीर भाऊ ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के लिए प्रयास किया, किशोर भाऊ ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के लिए प्रयास किया, मगर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि सुधीर भाऊ को हर जगह से पीछे किया जा रहा है। तो सुधीर भाऊ को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मुझे हर जगह से पीछे किया जा रहा है। लेकिन चंद्रपुर को, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया, चंद्रपुर को जिंदा रखने में सुधीर भाऊ का हाथ है। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि जैसे अगर सुधीर भाऊ के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें होती तो कहीं गलत नहीं था वो। तो और आप पहले अगर देखोगे तो आपने सिर्फ सुना होगा निवडणूक प्रमुख का ही वहाँ पे आपको पोस्ट का उल्लेख था, बराबर। लेकिन आप जैसे अभी आपने सवाल किया, आप उसके बाद में 2 दिन के बाद में देखिए, 2 दिन के बाद में ऐसा आता है कि नहीं, सुधीर भाऊ के नेतृत्व में होगा। इसके पीछे का कारण जो है, दोनों के अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का जो सबसे प्रमुख कारण है। क्योंकि क्या होता है, ये जो नगर सेवक का इलेक्शन होता है ना, ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है। ये मेन बॉडी जो जैसे आमदार खासदार होते हैं ना, इनको जो बनाने में हाथ होता है, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए कोई भी आमदार खासदार ये नहीं चाहता है कि हमारे जो नगर सेवक है वो टूटे। ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का एक बहुत बड़ा परिणाम। आप एक बात सोचिए, भारतीय जनता पार्टी आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा बावनकुड़े जी, उइके जी, हमारे जो पालक मंत्री है, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आज वो चंद्रपुर में घूम रहे हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी और आपको यहाँ पे भी गुटबाजी दिखाई देगी। आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कैसे दिखाई देगी। जहाँ पे बावनकुड़े जी और बड़े बड़े नेता दिखेंगे वहाँ आपको सुधीर भाऊ नहीं दिखेंगे। आप ये चीज़ नोटिस करिए। और जहाँ पे सुधीर भाऊ होंगे वहाँ बाकी के नेता नहीं दिखेंगे आपको। जिस तरीके के चंद्रपुर के विधायक ने 200 यूनिट के ऊपर चुनाव जीता था और एक आशा मिली थी यहाँ के मतदाताओं को, नागरिकों को, और उसके बीच में विधायक रहे, अपक्ष रहे, गुवाहाटी भी गए थे
उसके बाद में बीजेपी की टिकट मिली और विधायक बने। और इसी बीच में बंगाली कैंप में एक हादसा हुआ, वो सोशल मीडिया पे बहुत बात चली कि 200 यूनिट कब देंगे, हाय हाय आमदार हाय हाय, ऐसी भी बातें चली। लेकिन ये सब करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं और 200 यूनिट का कैसा मिलाप करेंगे, क्या सच्चाई क्या है? देखिए, गुटबाजी तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब बात आती है सबसे बड़े मुद्दे की, जो चंद्रपुर में सबसे ज़्यादा मुद्दा चलता है 200 यूनिट का। तो मैं आपको आपके लोक राज्य मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब माननीय आमदार 200 यूनिट का मुद्दा नहीं लेकर चलते थे तब हम उनके साथ में थे, और फिर उन्होंने क्या किया, 200 यूनिट का मुद्दा चलाया और जनता के दिल में वो बढ़ गए कि नहीं, हमें ये आमदार साहब 200 यूनिट दिला सकते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि वो 200 यूनिट के भरोसे पर हमारे आमदार साहब चुनकर आ गए। फिर उसके बाद में उन्होंने प्रयास किया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक उन्होंने प्रयास किया 200 यूनिट के लिए, अब जैसे हम सामान्य कार्यकर्ता, आज हम सामान्य कार्यकर्ता को हर साधारण व्यक्ति पूछता है 200 यूनिट का क्या हुआ है, तब हमारे पास में जवाब नहीं होता है। मैं इस चीज़ के लिए आमदार साहब को बोलूँगा कि आमदार साहब ने अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि 200 यूनिट पर ध्यान देना है। भले मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जनता की समस्या नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जनता ने उनको उसी के भरोसे पर चुन कर दिया। और 200 यूनिट मैं उनके साथ में तब तक तत्पर खड़ा था। आपने सुना होगा कि मैं उनका कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ या नहीं हूँ वो बाद में बताए, क्योंकि मैं हूँ जनता का सेवक। तो मेरा काम है, अगर जनता का काम हो रहा है तो मेरे को जनता के साथ में खड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्थानीय आमदार है वो 200 यूनिट को भूल चुके हैं। तो उन्हें इस पर विचार विमर्श करना होगा। जब तक वो 200 यूनिट की लड़ाई लड़े तब तक हम उनके साथ में रहे। जब से मुझे पता चला कि वो 200 यूनिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तब से हमें भी सोचना पड़ा कि हमें अब आगे में जनता को जवाब देने के लिए क्या। ये कोई जवाब नहीं हुआ कि अगर आपका कोई पूछ रहा है कि 200 यूनिट का क्या हुआ तो नहीं, हम सोलर लगा देंगे, ये कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि जनता की दिशा सभी ये चीज़ पांडे जी आप बोल रहे हैं, ये सच में 200 यूनिट के लिए है कि आपको टिकट नहीं मिली इसकी वजह से? देखिए, टिकट नहीं मिली उसके पीछे का, और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैंने वो फॉर्म रिटर्न भी लिया है। क्या हो जाता है ना, बहुत बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप दावेदार तो होते हो, मगर कभी कभी आपको, और अगर आप नेता हो तो नेता बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपने भी सुनी होगी। तो मुझे ऐसा लगा, एक बार मैं इसके पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ जिसमें मेरी हार हुई, मेरी कुछ कमियां रही होगी, और उस कमी को पूरी करने के लिए मैं इस बार मैदान में उतरा था। किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिली, और वो क्यों नहीं मिली वो सभी को पता है। और जैसा अभी आपने बताया कि टिकट के कारण, मुझे नहीं लगता है कि मैं टिकट के कारण नाराज़गी व्यक्त कर रहा हूँ या कुछ है। जो मैं आपको शुरुआत में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। जब तक जनता की समस्या हल नहीं होगी तब तक हमारा कोई नेता नहीं, तब तक हमारा कोई आमदार नहीं, तब तक हमारा कोई खासदार नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। और मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख रहे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उसके बाद से पार्टी की विचारधारा रही नहीं है, किसी के भी हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। आप देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, अगर बीजेपी के कोई बड़े नेता को टिकट नहीं मिले, आपने रात में देखा होगा बीजेपी के बड़े नेता को टिकट नहीं मिले, सवेरे देखे वो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं होती। विचारधारा की लड़ाई क्या होती है, अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हो तो आपको आखिरी तक वही पार्टी से जुड़ के रहना चाहिए। ये एक विचारधारा, ये कमी मेरे अंदर भी थी। बिल्कुल पांडे जी, जैसा कि हमने बहुत सारी चर्चाएं करी थी पॉलिटिकल में, ये आम आदमी जैसा कि जिनको टिकट नहीं मिली पॉलिटिकल में, बड़ी नेता उनके पीछे रहे हैं वो, और उनको टिकट नहीं मिली, तो काफ़ी सारे सवाल उनके जहन में आते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन आम आदमी जिनको राजकारण से कोई लेना देना नहीं है, उनको अच्छी हवा चाहिए, उनको अच्छा पानी चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ के लिए डॉक्टर्स हो, दवाइयाँ हो, ऐसी चीज़ें चाहिए। और जिस तरीके की महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल भी बढ़ा है, फिर भी लोग जी रहे। एक चीज़ का इसी में सवाल जोड़ के मैं बताता हूँ। एक मैंने सुना था कि एक बंदे को इतनी तकलीफ हुई यहाँ, जब भी 60 से ऊपर जो नगर सेवक चुन के आ गए, जिनको पैसे मिलने वाले थे नागरिकों को, उनको मिले नहीं, उसको बहुत तकलीफ हो गई। तो इसको कैसा आप देखते हैं? मतलब राजकारण कहाँ चला गया, लोगों की समस्याएं कहाँ रहेगी, इसके बीच में क्या हो रहा है? मतलब ये 21वीं सदी में कैसा देखते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा राजनीति से दूर जाकर। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। अब क्या हो चुका है ना कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जनता की समस्या हल करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी खुद की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है अगर मैं नगर सेवक बन जाऊंगा या मैं बड़ा कोई नेता बन जाऊंगा तो आज मेरे पीछे हज़ारों लोग घूमेंगे। लेकिन जो जनता की मुख्य समस्या है, आप किसी का भी इंटरव्यू लेकर देखिए, आपको हर कोई बताएगा कि मैं नल का ये कर दूंगा। और आपको इसमें भी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपको ये बोलेगा भी कौन? जो रनिंग वार्ड मेंबर है, जो रनिंग नगर सेवक है। आपको आप उनसे सवाल करिए कि आप अगर चुनकर आते हैं तो आप, मैं आने वाले 5 साल में आपको नाली सफाई कर दूंगा, मैं आपको सभागृह बना दूंगा, रास्ते बना दूंगा। तो सबसे पहली बात ये आती है, जब आप 5 साल थे तो आपने ये काम नहीं किए, तभी आप बोल रहे हो कि मैं ये 5 साल आने के बाद में ये वाले काम और करूँगा। और रही बात, तो देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शिक्षा और रोज़गार, ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी बड़े पार्टी पे नहीं थोप रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए, क्योंकि अभी इन फ्यूचर एआई का जनरेशन आ रहा है, तो एआई के जनरेशन में ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों की जॉब चली जाए। और जैसा कि अभी आपने प्रदूषण के बारे में कहा, तो अगर आप देखोगे प्रदूषण के बारे में, तो चंद्रपुर हमारा कौन से लेवल पे है, कौन से नंबर पे आता है, ये आपको भी पता है, मुझे पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से अनुमान गलत हो सकता है। एशिया में शायद फर्स्ट नंबर पे या ऐसा कुछ है, जो हमारा पोल्यूशन के कारण इतना है। तो देखिए कैसा है, यहाँ पर कांग्रेस के भी आमदार खासदार रहे, मंत्री रहे हैं, बीजेपी के भी आमदार खासदार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने, आप देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी की होगी, सिर्फ सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को छोड़ के। उन्होंने जो कुछ वृक्षारोपण किए थे, अब उसमें भी अनेकों आरोप प्रत्यारोप होते होंगे, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कम से कम उन्होंने कदम तो उठाया, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पता था कि हम पर्यावरण से कैसे बच सकते हैं। कम से कम उन्होंने सोचा। तो आप मेरे को बताइए, उनके बाद में आज तक किसी ने सोचा है उस विषय पर? और मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी जिला परिषद के बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं इसी बीच रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से ये खास मुलाकात में काफ़ी तारीफ सुधीर बाबू की हो रही है, और नज़दीक तो आपको जोरगेवार, हमारे विधायक जोरगेवार जी के साथ आप रहे हैं, प्रशंसा सुधीर बाबू की हो रही है। हमारे देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साइन किया है, और उसमें पर्यावरण को पर्याप्त रूप से बचाना होगा, पर्यावरण को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर इंसान को जीना है तो ऑक्सीजन करना होगा, और नेचुरल से पेड़ को बिल्कुल आपने बनाया। यही मामला है, ये जैसा बल्लार शाह में बड़े पैमाने पे पेपर मिल है। और सबसे इसमें एक सवाल जोड़ते हुए, इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं है। सुरजागढ़ में 80% से ऊपर जो मिनरल्स मतलब अब आज मिल रहा है, और बड़े हाईवे वहाँ चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार, मतलब कि आप मीडिया के माध्यम से, इसमें सुधीर भाऊ मुनगंटीवार कहीं नज़र नहीं आता। किसी विधायक का कोई लेटर नहीं चलता है वहाँ, जो चलता है कोई एंट्री भी नहीं कर सकता, ऐसा हमने सुना है। ये बात सच है? निश्चित रूप से जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है, और मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूंगा। लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ चला रहे हो तो उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और उसके कुछ नियम होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें किसी मंत्री को मिलना है तो आप कभी डायरेक्ट जाकर मिल सके उनके कैबिन में? नहीं मिल सकते। तो आज वो भी इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं, उनके पीछे आज 300-400 लोग रोजगार, उनके पीछे रोजगार कर रहे हैं, तो उनको भी अपना प्रोटोकॉल बचा के रखना चाहिए। और वो जो कर रहे हैं नियम के अनुसार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो सही है। और रही बात डस्ट की, देखिए क्या हो जाता है, आपको रोजगार भी चाहिए और आपको डस्ट भी। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि कम समय में आप इतना बड़ा सेटअप लगा दोगे कि आप रोजगार भी दे दोगे, उसके बाद पर्यावरण से भी बचा लोगे, प्रदूषण से भी बचा। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना की महामारी आई, तो उस समय पर क्या हुआ, कोरोना जब उस समय पर आया, कोरोना एकदम पीक में था, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही थी लोगों को। उसकी दवाइयाँ क्या, अगर आज कोरोना किसी को भी हो तो वो आसानी से बच सकता है, उस समय नहीं बच सकता था, क्योंकि उसका तब साइंटिफिकली बहुत से उसके रिसर्च होने बाकी थे। आज सब चीज़ें हो चुकी है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है।
बिल्कुल, इस खास मुलाकात में आखिरी कुछ सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। आपका आगे का विज़न क्या रहेगा? और ये जैसा चुनाव चल रहा है और उसके आखिरी में यहाँ के मतदार, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं और चंद्रपुर शहर में ऐसे मतदाताओं से, ऐसे नागरिकों से क्या आपकी राय से आप क्या बताना चाहेंगे? और इसमें कितनी सच्चाई होगी? और 15 तारीख को चुनाव होने वाले और 16 तारीख को सबका नसीब खुलेगा और अच्छे लोग, अच्छे समझदार लोग, वेल एजुकेटेड लोग, हम लोक राज्य टीवी यही कर रहे हैं कि हम लोगों की समस्या जान रहे और ऐसे नेताओं से, आप जैसे नेताओं से उस समस्या का हल हो, इसकी कोशिश हम बार बार कर रहे हैं। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो 9 साल के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद में नगर सेवक के चुनाव आए हैं और जनता हमेशा ये बोलती है कि कोई नगर सेवक ने मेरा काम नहीं किया या किसी ने, तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्यौहार में जनता को यही एक मौका होता है कि अगर आपको लगता है कि ये नेता सही नहीं है तो इस नेता को हम बदल सकते हैं। ये आपको एक मौका यही मिलता है। फिर पूरे 5 साल तो आपको चिल्लाना ही होता है कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ। तो आपका काम है, आपको मौका मिला है तो आप सही जगह पर बटन दबाएं, जो आपके काम करता हो, जो आपके दुख में सुख में हमेशा साथ रहता हो। तो मैं इस बार के मतदाताओं को यही बताना चाहूँगा कि इस बार का जो वोट है वो आपके बहुत महत्व का वोट है। और रही बात इस बार की चुनाव की सरगर्मियों को देखकर ये लग रहा है कि इस बार जो बड़े पक्ष के चिन्ह है कहीं ना कहीं मार खाते हुए दिख रहे हैं। जो मेरा अनुमान है, शायद ये अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन आप 16 तारीख को अगर आपको समय मिलता है आप फिर से एक बार मिलिएगा और देखिएगा कि इस बार बड़े चिन्ह के जितने भी है, कोई भी पक्ष हो, उनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि धक्का मिल सकता है, क्योंकि इस बार की जनता काफ़ी होशियार हो गई है और उनको पता है कि जो हमारी समस्या हल करेगा, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, हम उन्हें ही वोट करेंगे। और मैं भी यही आह्वान करूँगा कि आप ना पक्ष देखें ना कुछ देखें, आपके जो समस्या हल कर सकता है आप उसे ही मतदान करें। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप सही जगह मतदान करेंगे तो आपको 5 साल तक किसी को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं कि उसने मेरा सड़क का काम नहीं किया, इसने मेरा नाली का काम नहीं किया। ये आपका अधिकार है और आपको अच्छे से करना चाहिए। और आपके लोक राज्य मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस बार मतदाताओं ने अपने जो भी उम्मीदवार है उनको वोट करिए, लेकिन हमारे भारत देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हर किसी ने हिस्सा लेना चाहिए। और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है आप देख रहे होंगे, कभी 50, कभी 53, कभी 60। तो मैं चाहता हूं कि 100% में से कम 80% के ऊपर हर जगह पर मतदान हो। बिल्कुल, आपने देखे इस खास मुलाकात में हमारे साथ थे रुपेश पांडे जी, युवा सामाजिक और पॉलिटिकल राजकीय नेता है। उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब देते हुए बड़े खुलासे भी किए हैं। काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं यहाँ के विधायक जोरगेवार जी के साथ भी, और काफ़ी कम उम्र के जब थे तब से उन्होंने काफ़ी काम यहाँ पे किया है। इसके पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ कारणवश उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो भी पीछे किया है। और काफ़ी सवालों के जवाब, गुटबाजी रही हो, 200 यूनिट का मुद्दा रहा हो, और सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी के काम रहे हो, और सराहनीय मतलब प्रशंसा उन्होंने की है। और जाते जाते इस खास मुलाकात में उन्होंने सीधे तौर पर मतदाताओं को, यहाँ के नागरिकों को कहा है कि जिस तरीके के अपने वार्ड के उम्मीदवार हैं वो अच्छे से चुने, अच्छे से जो अपने साथ जुड़े रहे और काम कर सके, कभी भी उनके साथ बनाए रहे, ऐसे ही उम्मीदवारों को चुन के लाए और 5 साल ना चिल्लाने के काम एक ही दिन में करे। इस तरीके का सुझाव इस दौरान इस खास मुलाकात में पांडे जी ने दिया है। हम लोग मिलते रहेंगे, चुनाव के बाद भी पांडे जी से एक बार और मिलेंगे। और इसी खास मुलाकात में हमारे साथ कैमरामैन राजू से मैं नितेश डोंगरे, चंद्रपुर।